हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है अमलगमेशन ऑफ कंपनीज, जिसके ऊपर मैंने अभी तक एक ही लेक्चर डिलीवर किया है और उस लेक्चर में मैंने आपको बताया था सारा बेसिक थियोरेटिकल कंसेप्ट कि अमलगमेशन क्या है, अब्जॉर्प्शन क्या होता है, रिकंस्ट्रक्शन क्या है, अमलगमेशन के टाइप्स बताए थे मैंने, मर्जर एंड परचेज का केस, सारा थ्योरी बेस हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज मैं आपको इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताने वाला हूं और कोशिश रहेगी कि मैं कोई प्रैक्टिकल सम भी उस पर करवा सकूं। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि देयर आर टू कंपनीज, जिसमें हमने एक कंपनी को नाम दिया था ट्रांसफरर एंड द अदर वाज ट्रांसफरी कंपनी। ट्रांसफरर कंपनी वो है जो अपने आप को मर्ज करने जा रही है किसी नई कंपनी में, किसी एग्जिस्टिंग कंपनी में, और ट्रांसफरी कंपनी वो है जो नई कंपनी बनेगी या जो एक बड़ी कंपनी जिसने किसी और कंपनी को अपने अंदर शामिल कर लिया है। जर्नल एंट्री की जहां तक बात है तो देयर वर टू केसेस, दैट इज मर्जर एंड परचेज का केस, जिसके ऊपर मैंने अपने पिछले लेक्चर में 5 कंडीशंस बताई थी, और वो जब आप सम पढ़ेंगे तो यू विल फाइंड आउट कि वो केस मर्जर का है या परचेज का है। तो केस चाहे मर्जर का हो या परचेज का, ट्रांसफरर कंपनी के अकाउंट्स में एंट्रीज सेम होंगी, लेकिन जब हम ट्रांसफरिंग कंपनीज की बुक्स में एंट्री करेंगे तो वहां पर वो एंट्रीज डिफरेंट हो जाएगी। थोड़ा उसमें स्लाइड्स चेंज जो आएंगे वो मैं आपको अभी जनरल एंट्री के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा। और आज का जो ये लेक्चर होगा, ये अगर आपको बेसिक्स इसके समझ में आ जाएंगे तो इसके बाद ये चैप्टर आपके लिए बड़ा आसान होने वाला है, क्योंकि इसके बाद हम लोगों ने सिर्फ जनरल एंट्रीज के थ्रू ही अपना सारा काम करना है। और एक सम जब आप कर लेंगे इसका तो यू विल फाइंड आउट हाउ मच इजी दिस चैप्टर इज। लेट्स मूव ऑन टू द ट्रांसफर कंपनी नाउ। ट्रांसफर कंपनी वो है जो अपने आप को मर्ज करने जा रही है, खत्म करने जा रही है। जिस तरीके से आपने फर्म का डिसोल्यूशन पढ़ा होगा, जब फर्म डिसॉल्व होती है तो अपनी सारी संपत्ति, सारे दायित्व को जो है रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करती है और किसी तरीके से अपने दायित्वों का भुगतान करती है। सेम प्रोसेस, उस तरीके का प्रोसेस यहाँ पर चलेगा कि ट्रांसफरर कंपनी अपनी सभी संपत्तियां, सभी दायित्व रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करेगी। ट्रांसफर इन द सेंस कि वो अब क्योंकि डाइल्यूट होने वाली है, खत्म होने वाली है, तो अपने सारी संपत्ति, सभी दायित्वों से वो जो है मुक्ति ले रही है, छुटकारा पा रही है। तो हम लोग जो फर्स्ट एंट्री करने वाले हैं दैट इज अबाउट ट्रांसफर ऑफ ऑल द एसेट्स। कौन सी एसेट्स? वो सभी एसेट्स जो ट्रांसफरी कंपनी लेने को तैयार हुई है। पॉइंट टू बी नोटेड है, जो एसेट्स ट्रांसफरी कंपनी लेने को तैयार हुई है, क्योंकि सारी संपत्तियां, एसेट्स जो है डेबिट होती है, मतलब उसका डेबिट बैलेंस होता है। जब हम ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में तो वेरी सिंपल एंट्री, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स। जितनी भी एसेट्स है वो ट्रांसफर कर दी जाएगी। ट्रांसफर ऑफ सन्ड्री एसेट्स टू रियलाइजेशन अकाउंट। यहां पर एक खास बात ध्यान रखनी है फ्रेंड्स, वो ये है कि केवल वही संपत्ति ट्रांसफर की जाएगी जो ट्रांसफरी कंपनी लेने को तैयार हुई है। एंड पॉइंट नंबर 2, सभी संपत्तियां केवल बुक वैल्यू पर ट्रांसफर की जाएगी। दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट फ्रेंड्स। ये नहीं है कि 1 लाख रुपए का प्लाट इसने 1.5 लाख में लिया है, 1.5 लाख में। हम ट्रांसफर बुक वैल्यू पे ही करेंगे, क्योंकि हम अभी ट्रांसफरर कंपनी के नजरिए से चल रहे हैं। ये इसको कैसे ट्रांसफर करेगी? जितने रुपए में, जितने की उसकी बुक वैल्यू है। तो सन्ड्री एसेट्स कुछ भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल यू कैन सी दैट इज प्लांट मशीनरी, लैंड बिल्डिंग, स्टॉक, डेटर, इवन कैश। इट्स अ गुड पॉइंट। अगर किसी क्वेश्चन में लिखा गया है कि बिजनेस खरीदा गया या संपत्तियों के नाम दिए गए हैं, उस नाम में कैश या बैंक बैलेंस भी दिया गया है, तो दैट विल आल्सो बी ट्रांसफर, वो भी ट्रांसफर की जाएगी। गुडविल यानी जितनी भी आपकी इंटेंजिबल एसेट्स है, पेटेंट्स, ऑल दीज एसेट्स विल बी ट्रांसफर। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि नो फिक्टिशियस एसेट्स विल बी ट्रांसफर। नो फिक्टिशियस एसेट्स, कोई भी
फिक्टिशियस एसेट्स ट्रांसफर, फिक्टिशियस यू अंडरस्टैंड, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं, कोई डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स हैं, उनको आप लोगों ने ट्रांसफर नहीं करना। एक और बात बताना चाहता हूं मैं आपको, जो मैंने अपने पिछले लेक्चर में बताई थी, जैसे डेटर्स का जो अमाउंट होगा उसमें से लेस किया गया होगा प्रोविजन, उसके बाद जो आपके नेट डेटर बचे होंगे, जस्ट सपोज कि ये 1 लाख का है, 20,000 रुपए का इसका प्रोविजन है, ये 80,000 का बच गया। फ्रेंड्स आप लोगों ने जो इसमें ट्रांसफर करना है वो ग्रोस अमाउंट ही ट्रांसफर करना है, यानी कि 1 लाख रुपया है। ये 20,000 जो प्रोविजन का है इट विल बी ट्रीटेड एज अ लायबिलिटी, तो जब हम लायबिलिटी ट्रांसफर करेंगे तब हम इस 20,000 को लेकर चलेंगे, लेकिन इन केस ऑफ दिस वन वी आर गोइंग टू ट्रांसफर ओनली द ग्रोस। तो ये आपकी जानकारी के लिए मैंने आपको बताया है। तो इस प्रकार से वो सारी संपत्तियां ट्रांसफर करनी है जो ट्रांसफरिंग कंपनी लेने को तैयार है। पॉइंट नंबर 2 माय फ्रेंड्स, अब हम सभी लायबिलिटीज ट्रांसफर करेंगे। लायबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस होता है, जब ट्रांसफर करेंगे उनका खाता बंद करेंगे तो डेबिट हो जाएगा, किसमें ट्रांसफर कर देंगे, टू रियलाइजेशन, ट्रांसफर ऑफ सन्ड्री लायबिलिटीज टू रियलाइजेशन। फ्रेंड्स सेम हो गया ये, वो सारे दायित्व ट्रांसफर करने हैं, जो दायित्व होते हैं आउटसाइड लायबिलिटी है बेसिकली, जो ट्रांसफरिंग कंपनी लेने को तैयार है। वैसे यहाँ पर एक बात और भी है कि ट्रांसफरिंग कंपनी यूजुअली सभी दायित्व ले लेती है, और अगर वो दायित्व, अगर हमने पढ़ा नेट पेमेंट मेथड पढ़ा, नेट एसेट्स मेथड पढ़ा, उनकी अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो उसके अंदर भी परचेज कंसिडरेशन निकालते समय जो डिवेंचर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, वो सारे लायबिलिटीज का ही पार्ट बनते हैं। डिवेंचर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, कोई भी आउटसाइड लायबिलिटीज हैं, जो भी हमने प्रोविजन वर्ड पढ़ा है, प्रोविजन, वो सारी की सारी लायबिलिटीज का पार्ट बनेगा। ये सारे के सारे ट्रांसफर किए जाएंगे, और ये हम मान के चलते हैं कि अगर ऐसा कुछ ना आ जाए, सिर्फ लिख दिया जाए कि लायबिलिटी ले ली गई, तो वो कितने में ली गई कितने में नहीं ली गई दैट डजंट मैटर, जो बुक वैल्यू होगी उसके ऊपर वो ट्रांसफरिंग कंपनी उसको लेगी और उसका भुगतान भी करेगी। तो ये बात मैं क्यों बता रहा हूं कि जब हम परचेज कंसिडरेशन निकालते हैं, उसमें मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि शेयर होल्डर्स को जो पैसा दिया जाता है ओनली दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ परचेज कंसिडरेशन। तो जो ये लायबिलिटीज वगैरह का भुगतान किया जाएगा, ये ट्रांसफरिंग कंपनी बाहर की बाहर भुगतान कर देगी, उसका परचेज कंसिडरेशन से कोई लेना देना नहीं होगा। तो ये है आपका पॉइंट नंबर 2 कि जिसके अंदर हम लोग सारे के सारे लायबिलिटीज ट्रांसफर करें। तो ये है बेसिक सी कुछ 2 बेसिक एंट्री, इसमें अपने सारी संपत्ति सारी दायित्व बुक वैल्यू पर रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करेंगे। नंबर 3 आप कैलकुलेशन करेंगे परचेज कंसिडरेशन की, वो कैसे की जाएगी वो मैंने आपको पिछले लेक्चर में समझाया था। अब जब वो प्रैक्टिकल समय आएगा तब मैं आपको समझाऊंगा। फिलहाल हम लोग ट्रांसफरिंग कंपनी को से पैसे जो है उसको ड्यू कर देंगे, भी हमने आपसे इतने पैसे लेने। तो उस कंपनी उस एंट्री क्या होगी कि ट्रांसफरिंग कंपनी हमारी देनदार बन जाएगी टू रियलाइजेशन अकाउंट, और जनरल एंट्री में क्या लिख देंगे, परचेज कंसिडरेशन एग्रीड अपॉन, कि सहमति हो गई है या परचेज कंसिडरेशन ड्यू, कितना परचेज कंसिडरेशन हमने ट्रांसफरिंग कंपनी से लेना है। तो ये है फ्रेंड्स 3 बेसिक एंट्री, सारी संपत्ति ट्रांसफर करनी है, सारे दायित्व ट्रांसफर करने हैं, और ट्रांसफरिंग कंपनी को से पैसे ड्यू करने के, हमने आपसे कितने पैसे लेने हैं। 4th एंट्री में क्या होगा, ट्रांसफरिंग कंपनी आपको पैसे दे देगी, तो या तो आपको नगद मिलेगा या आपको शेयर्स मिलेंगे ट्रांसफरिंग कंपनी के। 2 जो ये रियलाइजेशन का खाता खोला गया था वो हम लोग इसके अंदर बंद कर देंगे। किस प्रकार से करना है कि ये अपने पैसे किसने दिए, हमें ट्रांसफरिंग कंपनी ने ड्यू किया टू ट्रांसफरिंग बीइंग परचेज कंसिडरेशन रिसीव्ड। अब ये रिसीविंग कैसे भी हो सकती है, चाहे वो नगद मिला हो चाहे शेयर से मिला हो। तो ट्रांसफरिंग कंपनी हमारी देनदार बन गई थी, अब उसने हमको पैसे दे दिए, तो उसका हिसाब क्लियर हो गया है। तो ये है फ्रेंड्स वो 4 एंट्री जो आपको हर क्वेश्चन में करनी होगी। सारी संपत्ति ट्रांसफर करनी है, सारे दायित्व ट्रांसफर करने हैं, पैसे ड्यू करने हैं और उसके बाद पैसे प्राप्त करने हैं। फ्रेंड्स इसके बाद कई बार ऐसा होगा कि कुछ संपत्ति ट्रांसफरिंग कंपनी नहीं लेगी। अगर ट्रांसफरिंग कंपनी कोई संपत्ति नहीं लेती है तो वो संपत्ति ट्रांसफर कंपनी रख के क्या करेगी, क्योंकि उसका तो अब जो है डाइल्यूशन हो गया है, वो बंद हो गई है कंपनी। तो ऐसी स्थिति में वो उस संपत्ति को मार्केट में बेच देगी। मार्केट में बेचेगी तो पैसा आएगा और जाएगा क्या,
वो सन्ड्री एसेट्स मार्केट के अंदर सेल कर दी जाएगी। तो जो भी एसेट्स हो, कुछ भी हो सकता है, फर्नीचर, प्लांट मशीनरी, स्टॉक, व्हाटएवर दैट इज, तो उसके बाद हम कह सकते हैं कि एसेट्स सोल्ड इन द मार्केट, एसेट्स सोल्ड इन द मार्केट। अब ये एसेट्स या तो प्रॉफिट में बिकेगी या लॉस पे। यूजुअली हम मान के चल सकते हैं कि चलो नुकसान हो गया कि 1 लाख रुपए की संपत्ति थी, उससे 90,000 रुपए प्राप्त हुए, तो 10,000 रुपए का जो लॉस हो गया, घाटा हो गया, वो किस में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, रियलाइजेशन। आई होप आपको ये पॉइंट भी समझ में आया होगा। तो इसमें ये सारी एंट्रीज एक दूसरे से रिलेटेड हो गई। कैसे? सारी संपत्ति ट्रांसफर कर दी, सारे दायित्व ट्रांसफर कर दिए, पैसे ड्यू कर दिए, पैसे ले लिए। कोई संपत्ति बाय चांस ट्रांसफर नहीं हुई, ट्रांसफर कंपनी नहीं ली थी, हम मार्केट में बेच देंगे। इसी प्रकार अगर कोई दायित्व ट्रांसफर कंपनी ने कह दिया कि मैं नहीं लेने वाला, मैं भुगतान नहीं करूंगा, तो ऐसे दायित्व का भुगतान ट्रांसफरर कंपनी खुद करेगी। और अगर भुगतान खुद करेगी तो वो सन्ड्री लायबिलिटीज डेबिट हो जाएगी, क्योंकि खाता उसका बंद करना है। क्या जाएगा? कंपनी की तरफ से पैसा। और कई बार ज्यादा देने पड़ जाते हैं। मान लीजिए क्रेडिटर्स थे 1 लाख रुपए के, और उसके बदले में उन्होंने 10,000 रुपए ब्याज की ओर देने पड़ गए, तो वो 10,000 रुपए आपका जो है, जो नुकसान हो जाएगा, वो नुकसान भी ऑटोमेटिकली आपका किसमें चला जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर। तो लाइबिलिटीज में आप कुछ भी लिख सकते हैं कि 1 लाख रुपए की लाइबिलिटीज थी, 10,000 रुपए आपने उसके फालतू देने पड़े, तो वो रियलाइजेशन आपका क्या हो जाएगा, डेबिट। और बैंक में कितने रुपए चले जाएंगे, 110। और अगर कोई कम देने पड़ गए तो उस स्थिति में रियलाइजेशन डेबिट होने की वजह क्या हो जाएगा, रियलाइजेशन क्रेडिट अकाउंट। तो फ्रेंड्स, ऑल 6 एंट्रीज आर इंटररिलेटेड, बीइंग liabilities paid। तो 6 एंट्री एक बार फिर से देखिएगा। संपत्ति सारी ट्रांसफर कर दी बुक वैल्यू पर, सारी लाइबिलिटी ट्रांसफर कर दी, कोई संपत्ति नहीं ट्रांसफर की तो मार्केट में बेच दी, कोई दायित्व नहीं ट्रांसफर किया तो भुगतान कर दिया, ट्रांसफरिंग कंपनी से पैसे ड्यू कर दिए और ट्रांसफरिंग कंपनी से पैसे लिए। तो ऑल आर द 6 बेसिक एंट्रीज, जो आप लोगों ने कभी डिसोल्यूशन ऑफ फर्म पढ़ा हो, उसके अंदर भी ये सभी काम किए गए थे। फ्रेंड्स, इसके बाद हमारे पास जो टॉपिक आता है वो ये है कि ये सारे काम करने के दौरान कुछ खर्चे भी होते हैं, बेसिकली जिनको हम बोलते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। सारी इस कागजी प्रक्रिया का जो भी खर्चा होगा तो उसको हम नाम देंगे रियलाइजेशन का खर्चा। रियलाइजेशन के खर्चे में 2 बातें होंगी, या तो ट्रांसफरर कंपनी खुद भुगतान करेगी। अगर ट्रांसफरर कंपनी खुद भुगतान करती है तो उसके लिए एक नॉर्मल खर्चा हो गया, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस मेट, इन्होंने भुगतान किया। यह भी हो सकता है कि ट्रांसफरिंग कंपनी कह दे कि आपके रियलाइजेशन के खर्चों का भुगतान मैं कर दूंगी। तो ऐसी स्थिति में फ्रेंड्स, आप लोगों ने जो ध्यान रखना है वो ये है कि उस केस में 2 बातें हो सकती है। नंबर 1, नो एंट्री। नो एंट्री क्यों? क्योंकि अभी हम ट्रांसफरर कंपनी के खातों में बात कर रहे हैं, तो ट्रांसफरर कंपनी उसकी नो एंट्री करेगी। क्यों? क्योंकि भुगतान तो उसने करना है। तो जब ट्रांसफरिंग कंपनी अपने खाते बनाएगी वहां हम भुगतान की एंट्री कर देंगे, लेकिन ट्रांसफरर कंपनी का उससे कोई लेना देना नहीं होगा, इसलिए नो एंट्री। एक और काम किया जा सकता है कि एक बार भुगतान ट्रांसफरर कंपनी कर दे, बाद में उससे पैसे ले लेगी। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जो ट्रांसफरी कंपनी होगी उसकी तरफ से पेमेंट इसने दे दी, तो ट्रांसफरी कंपनी ट्रांसफरर कंपनी की देनदार बन जाएगी। भी हमें पैसे लेने हैं मैंने आपसे, किस चीज के लेने हैं? टू बैंक। तो जब ये खर्चा कर रही थी तो एंट्री कर दी रिलेशन टू बैंक। इसने खुद ने खर्चा नहीं किया, ट्रांसफरी कंपनी कर दिया, तो ट्रांसफरी कंपनी देनदार होगी टू बैंक। रियलाइजेशन के खर्चे किसने दिए? ट्रांसफरी कंपनी ने। और बाद में जब इससे पैसे ले लेगी तो रिवर्स एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू ट्रांसफरी कंपनी, कि अब आपने जो मैंने जो आपकी तरफ से 1,000 रुपए दिए थे वो 1,000 रुपए आप मुझे वापस दे दिए। तो ये दोनों एंट्री आपस में कैंसिल हो जाएगी, खाते दोनों बंद हो जाएंगे। तो आप चाहे तो ये भी कर सकते हैं, ना भी करें। यूजुअली हम लोग नो एंट्री की तरफ ही जाते हैं, हम एंट्री नहीं करेंगे। अगर क्वेश्चन में ये बात कह रही हो कि पहले ट्रांसफर कंपनी भुगतान कर देगी, बाद में ट्रांसफर कंपनी उसको रिइंबर्स कर देगी, तब हमें ये एंट्रीज करनी है। अदरवाइज नो नीड ऑफ डूइंग दीज एंट्रीज, नो एंट्री। परंतु अगर ट्रांसफर कंपनी खुद करती है तो रियलाइजेशन टू बैंक। तो दीज आर सिंपल एंट्रीज, जो बेसिक एंट्रीज आपके पास सारी संपत्ति ट्रांसफर करने का, बेचने का और रियलाइजेशन के खर्चों का भुगतान करना। फ्रेंड्स, इसके बाद ट्रांसफर कंपनी के अंदर जो खास बात आ रही है वो ये है, ये तो सारी चीजें थी बैलेंस शीट के अंदर।
कई बार कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो बैलेंस शीट में नहीं थी, जैसे कंटीजेंट लायबिलिटी, नाम सुना होगा आपने, और पता चलता है मीनवाइल कि कंटीजेंट लायबिलिटी का भुगतान करना पड़ेगा, तो कंटीजेंट लायबिलिटी एक अलग खर्चा हो गया, उसको भी हम रियलाइजेशन में डाल देंगे। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बीइंग कंटीजेंट लायबिलिटी पे। कोई ऐसा खर्चा जो अभी तक नहीं था हमारी बुक्स में, उसका भुगतान आपने किया है, तो वो हमारे लिए बन जाएगा रियलाइजेशन टू बैंक। अभी क्या है कि इस बोर्ड पे अभी आपको ट्रांसफर कंपनी की एंट्री करा रहा हूं, फिर मैं इसको सारा क्लीन करके फिर हम ट्रांसफरिंग कंपनी की एंट्री करेंगे। तो यहां तक आपको आई होप की कोई दिक्कत नहीं आएगी, सारी की सारी जनरल एंट्री सेम है। हमने एसेट्स और लायबिलिटीज को ट्रांसफर कर दी और मैंने एसेट्स और लायबिलिटी का नाम भी लिख दिया, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो एसेट्स और लायबिलिटी साइड में पड़ी होती है, जो अभी तक हम लोगों ने ट्रांसफर नहीं की। फ्रेंड्स, इसके अलावा ये सारा काम होने के बाद आप लोग एक अकाउंट बनाएंगे और उसका नाम होगा रियलाइजेशन अकाउंट। उस रियलाइजेशन अकाउंट में या तो फायदा होगा या नुकसान, फायदा हो या नुकसान हो दोनों ही इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए होते हैं। तो अगर ये फायदा हो गया तो 10वीं एंट्री में देखिएगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन जो होगा वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर्स के खातों में। और अगर ये लॉस लग गया तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को ये नुकसान सहन करना पड़ेगा टू रियलाइजेशन लॉस ऑन रियलाइजेशन। तो आई होप कि ये दोनों एंट्री भी आपको समझ आ गई होगी, एंट्री नंबर 10 एंड 11। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर प्रॉफिट और इक्विटी शेयर होल्डर टू लॉस, रियलाइजेशन का जो लॉस होगा वो इक्विटी शेयर होल्डर को चला जाएगा। ये दोनों अभी तक की एंट्रीज के ऊपर डिपेंड करता है। फ्रेंड्स, इसके बाद जो टॉपिक आ रहा है हमारे पास, थोड़ा सा बोर्ड साफ कर रहा हूं, नो एंट्रीज तक का तो हो गया कंसेप्ट हमारा। यस, एंट्री नंबर 12, लाइब्रेरी साइड में बहुत सारी चीजें पड़ी होंगी इन लाइब्रेरीज के अलावा, लाइक इक्विटी शेयर कैपिटल, क्योंकि वो लाइब्रेरी में है, क्रेडिट होती है, खाता बंद कर देंगे डेबिट हो जाएगा। जनरल रिजर्व, पीएनएल, कोई सिक्योरिटी प्रीमियम होगा, कोई कैपिटल रिजर्व होगा, कोई डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व होगा। मींस आउटसाइड लाइब्रेरी के अलावा लाइब्रेरी साइड में जो कुछ भी बच गया, या तो वो कैपिटल बची है या सारे के सारे रिजर्व एंड सरप्लस बचे। देखिए बैलेंस शीट के बारे में तो जानते ही हैं, लाइब्रेरी साइड में 4 चीजें हैं, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, नॉन करंट लाइब्रेरीज एंड करंट लाइब्रेरीज। नॉन करंट लाइब्रेरीज और करंट लाइब्रेरीज ऑलमोस्ट रियलाइजेशन अकाउंट में जा चुकी है, तो जो बच गया, क्या बचा? पॉइंट नंबर 1 शेयर कैपिटल एंड पॉइंट नंबर 2 रिजर्व एंड सरप्लस। वो सारे शेयर कैपिटल एंड सारे रिजर्व एंड सरप्लस पे अधिकार किसका होता है? इक्विटी शेयर होल्डर्स का। तो वो किसके खाते में चला जाएगा? इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। जिस प्रकार हमने सारी लायबिलिटीज को रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दिया था, बचे हुए सारे शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस को किसके खाते में ट्रांसफर कर देंगे? इक्विटी शेयर होल्डर के खाते में। एंट्री नंबर 13, जब ये इक्विटी शेयर कैपिटल है, इसी प्रकार प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी तो पड़ी होगी ना, तो वो किसके खाते में जाएगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के खाते में। तो लो फ्रेंड्स, हम लोगों ने लाइब्रेरी साइड सारी की सारी ट्रांसफर कर दी है, चाहे वो रियलाइजेशन में किया गया और बचा हुआ किसी खाते में ट्रांसफर किया गया शेयर होल्डर्स के खाते में। ध्यान दीजिएगा, सारी चीजें इक्विटी शेयर होल्डर्स के खाते में जाएंगी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के खाते में जाएगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। तो ये तो हो गया फ्रेंड्स आपका लाइब्रेरी साइड। अब आ जाओ एसेट साइड के अंदर। फ्रेंड्स, एसेट साइड में भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो अभी तक हमने ट्रांसफर नहीं की। याद कीजिए, यहां मैंने लिखा था सारी एसेट ट्रांसफर होगी, मैंने नाम लिखे थे सारे। इसके अलावा मैंने एक वर्ड लिखा था फिक्टिशियस एसेट्स, नाम मात्र की संपत्ति, वो ट्रांसफर नहीं हुई है तो उसको भी तो इलाज करना पड़ेगा ना। तो इस प्रकार की सारी संपत्ति जो फिक्टिशियस है, लाइक आप लोगों ने पढ़ा, कोई प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस था, शेयर इशू डिस्काउंट था, लॉस लग गया, कोई अक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं, वो सारे के सारे किसके खाते में ट्रांसफर हो जाएंगे? शेयर होल्डर के खाते में। तो वो किस प्रकार से ट्रांसफर करेंगे फ्रेंड्स? क्योंकि एसेट साइड में वो पड़ा होगा, एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, ट्रांसफर करेंगे तो क्रेडिट हो जाएगा। तो डेबिट कौन होगा? इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट। तो जितने भी फिक्टिशियस एसेट्स पड़ी है, जितनी भी फिक्टिशियस एसेट्स पड़ी है,
जैसे नाम से ले लीजिएगा, शेयर इशू एक्सपेंसेस, डिवेंचर डिस्काउंट, कोई अकमुलेटेड लॉसेस, ये सारे के सारे आप किसी खाते में ट्रांसफर कर देंगे इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए। आई होप ये सारी बातें समझ में आ गई होगी आपको कि किस प्रकार से हमने एसेट्स ट्रांसफर करी, लायबिलिटी ट्रांसफर करी। कुछ एसेट्स और लायबिलिटी जो ट्रांसफर होने चाहिए थे नहीं हुई, उनको हमने बाजार में बेच दिया। फिर भी उनके अलावा भी कुछ दायित्व बच गए, वो हमने शेयर होल्डर के खाते में ट्रांसफर किया। कुछ संपत्ति बच गई जो बाजार में नहीं बिक सकती थी, वो भी हमने कहाँ ट्रांसफर कर दिया, शेयर होल्डर के खाते में। फ्रेंड्स एक चीज मैं और बताना चाहूंगा इसी में, आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, वर्कमैन कंपनसेशन फंड। ये भी रिजर्व होता है, रिजर्व एंड सरप्लस। इसके ऊपर भी किसका अधिकार होता है, इक्विटी शेयर होल्डर। लेकिन यदि ऐसी स्थिति में जो ये फंड बना रखा है इस पे कोई दायित्व बन जाता है, जस्ट सपोज कि 50,000 रुपए का वर्कमैन कंपनसेशन फंड बनाया गया था, इसमें से 20,000 रुपए वर्कर्स को देने हैं, तो रिजर्व में कितने बचेंगे, 30,000। तो वर्कमैन कंपनसेशन फंड केवल 30,000 रुपए का ही इक्विटी शेयर होल्डर्स के खाते में ट्रांसफर किया जाएगा, और बाकी का जो 20,000 रुपए होगा वो किसमें चला जाएगा फिर, क्योंकि वो हमारा जो है यूज हो चुका है, तो वो हम रियलाइजेशन के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। तो वर्कमैन कंपनसेशन फंड में से कितने रुपए जाएंगे, जो वास्तव में इक्विटी शेयर होल्डर के लिए बचे हुए रुपए, एक दायित्व बन गया, तो किसमें चला जाएगा, रियलाइजेशन। आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। और अंत में जो ये रियलाइजेशन अकाउंट बनाया था, इसके बाद हम एक खाता बनाएंगे इक्विटी शेयर होल्डर का। उसके अंदर इक्विटी शेयर होल्डर को कुछ पैसे दिए जाएंगे, क्योंकि उनका भी हिसाब किताब करना है। तो उनको क्या मिलेगा इन सारे ट्रीटमेंट के बाद, या तो मिलेगा पैसा, कौन सा पैसा, जो ट्रांसफरी कंपनी से मिला था, और साथ में क्या मिलेंगे, शेयर्स इन ट्रांसफरी कंपनी। तो फ्रेंड्स ये एंट्री आप लोगों ने क्या सीखी कि इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, मैं आपके लिए थोड़ा सा इसको दोबारा लिख रहा हूं कि लास्ट का जो बैलेंस है वो किस प्रकार से मिलाना है आपने। इक्विटी शेयर होल्डर इज द रिसीवर, उनके पास क्या जाएंगे, शेयर्स इन ट्रांसफरी कंपनी, और बचा हुआ अमाउंट बैंक के। लास्ट में कुछ ना कुछ पेमेंट जरूर होगी, ये नहीं है कि इनसे कुछ लेना है, क्योंकि कंपनी को मर्ज कर रहे हैं तो इक्विटी शेयर होल्डर को ही तो मिलना है ना लास्ट में परचेज कंसीडरेशन। तो वो इक्विटी शेयर होल्डर क्या मिलेगा, या तो शेयर्स मिलेंगे या नगद मिलेगा। और ये अमूमन वो बैलेंस आएगा फ्रेंड्स जो ये ट्रांसफरी कंपनी से प्राप्त हुआ है, ये आमतौर पर बराबर ही मिलेगा आपको, क्योंकि सारे लेन देन के बाद ही वो बैलेंस बचा है। फिर भी कहीं ना कहीं अगर कुछ गड़बड़ आती है तो वो बैंक बैलेंस में आ सकती है, क्योंकि लेन देन में कहीं ना कहीं इन्होंने कुछ एडजस्टमेंट्स की होंगी। वो जब हम पूरा सम ध्यान से करेंगे तो इसमें ऐसी कोई इशू आपको नजर नहीं आएगा। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो ये सारी मैंने भी आपको जनरल एंट्री बताई है, केवल और केवल ट्रांसफरर कंपनी की, और मैं इसको अभी क्लीन कर रहा हूँ। और आज का जो मुझे लग रहा है कि टॉपिक केवल जनरल एंट्रीज ही हो पाएगा, क्योंकि ये लेक्चर ऑलमोस्ट जो है पूरा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो आज इस जनरल एंट्रीज की तरफ आप प्लीज बार बार इसको पढ़िएगा, क्योंकि अगले लेक्चर में जब मैं आपको प्रैक्टिकल पोर्शन करवाऊंगा तब मैं आपको इन्हीं जनरल एंट्रीज की मदद से करवा पाऊंगा। तो ये जो मैं अगला लेक्चर इसके बाद जब भी डिलीवर करूंगा तो उससे पहले आप इस लेक्चर को ध्यान से देखिएगा, ताकि अगला लेक्चर आपको इजीली समझ में आ सके। फ्रेंड्स ये सारी जो मैंने जनरल एंट्री की, ये मैंने की आपके लिए ट्रांसफर कंपनी के खाते में। फ्रेंड्स अब मैं चल रहा हूं आपके लिए ट्रांसफरी कंपनी के खाते में। ट्रांसफरी, उसमें दो बातें होंगी, या तो वो मर्जर का केस होगा, इसको बोलते हैं पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट, या होगा वो परचेज का केस। और इसके लिए मैंने आपको पहले लेक्चर में बेसिक्स रीजंस बताए थे कि आपने किन चीजों को ध्यान में रखना है। तो इन चीजों को आप पढ़िएगा कि मर्जर का केस कब होगा, वो 5 कंडीशंस थी, परचेज का कब होगा वो अलग कंडीशंस थी। फ्रेंड्स मर्जर का केस बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा टेक्निकल है परचेज के केस से, क्योंकि इसकी जो पेमेंट करने की जब बारी आएगी और उससे पहले की जो सेकंड एंट्री होगी, बेसिकली सेकंड एंट्री, वो कुछ टेक्निकल मानी जाएगी। तो जो मैं अब आपको एंट्रीज करवाने जा रहा हूं वो मैं आपको पहले करवाना जा रहा हूं मर्जर का केस, जिसको बोलेंगे द पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड, और दूसरे मेथड का नाम क्या है, परचेज का केस। एंट्रीज देखिएगा फ्रेंड्स, इसने ट्रांसफरी कंपनी ने
बिजनेस को खरीदा है, किससे खरीदा है? ट्रांसफर कंपनी से। तो ट्रांसफर कंपनी इसके लिए एक क्रेडिटर बन जाएगी, लेनदार बन जाएगी, जिसको इसने भुगतान करना है। तो इसमें हम लिखेंगे डेबिट व्हाट कम्स इन, इसके पास क्या आया? बिजनेस परचेज आया। किससे आया? लिक्विडेटर ऑफ ट्रांसफरर कंपनी। लिक्विडेटर होता है जिसने सारे रियलाइजेशन के कार्य को अंजाम देना है, दिया है। तो उसने इसे बिजनेस खरीदा लिक्विडेटर से और उसको इसने पैसे देने। अब इसके पास क्या क्या आया, प्लीज ध्यान से देखिएगा। सारी की सारी सन्ड्री एसेट्स जो इसने ली है। अब इसमें ना एसेट्स के नाम लिखने हैं जो भी इसने लिया, प्लांट मशीनरी, बुक वैल्यू, मतलब जो भी फर्नीचर, डेटर, वट एवर इसने जो लिया है, वो सारे के सारे एसेट्स के नाम इसने यहां पर लिखने हैं कि भी मैंने आपसे ये संपत्ति ली है। टू सन्ड्री लायबिलिटीज, जो भी इसने लायबिलिटीज ली है उसका अमाउंट यहां पर आ जाएगा। तो एसेट्स हो गई और लायबिलिटी। अब फ्रेंड्स यहां पर जो ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि ये मर्जर का केस है, तो मर्जर के केस में दोस्तों केवल एसेट्स लायबिलिटीज ही नहीं, लायबिलिटी साइड में जितने भी रिजर्व भी पड़े होते हैं, जितने रिजर्व भी पड़े होते हैं वो भी ट्रांसफरी कंपनी के बन जाते हैं। एज इट इज जो भी रिजर्व पड़े होंगे सारे के सारे रिजर्व होंगे, चाहे वो जनरल रिजर्व है, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस है। लास्ट में हम जो वर्ड लिख देते हैं दैट इज परचेज कंसिडरेशन, कि हमने आपसे इतने में बिजनेस खरीदा है। तो एंट्रीज में आप लोगों ने क्या लिखा? सन्ड्री एसेट्स आई, डेबिट व्हाट कम्स इन, लायबिलिटी क्योंकि क्रेडिट साइड में है आ गया, जनरल रिजर्व पीएनएल भी क्रेडिट साइड में होगा, परचेज कंसिडरेशन जो आपने पैसे देने हैं, इन सब को साथ में लेकर चला जाएगा। तो फ्रेंड्स जितना भी आपके पास बचेगा, चाहे जनरल रिजर्व बताया मैंने, सिक्योरिटी प्रीमियम बताया मैंने, ये सारी की सारी चीजें ट्रांसफर होंगी। और यहां पर एक महत्वपूर्ण बात मैं बताने जा रहा हूं, आप लोगों ने एक वर्किंग नोट बनाना होगा और उस वर्किंग नोट में क्या होगा कि जो परचेज कंसिडरेशन दिया जाएगा उसमें से शेयर कैपिटल ऑफ ट्रांसफरर कंपनी को लेस किया जाएगा। जो बचेगा, दिस इज द मेन पॉइंट। केवल मर्जर के केस की बात कर रहा हूं। क्या बताया मैंने? मर्जर के केस में सारे रिजर्व, सारे सरप्लस भी साथ साथ लिए जाएंगे। तो क्या होगा कि जो परचेज कंसिडरेशन दिया जाएगा, वर्किंग नोट बनाओगे आप, जस्ट सपोज कि 40 लाख रुपए दे दिए और उसके बदले में ट्रांसफर कंपनी के शेयर्स देखने कितने गए, मान लीजिए 30 लाख के आए, तो आप 10 लाख रुपए फालतू दे रहे हो। ट्रांसफर कंपनी 10 लाख फालतू दे रही है ना, देखो 40 लाख रुपए दे रहे, 30 के शेयर्स आए हैं सिर्फ, तो 10 लाख फालतू दे रहे। ये 10 लाख रुपए रिजर्व या सरप्लस के अंदर एडजस्ट होंगे। एडजस्ट कैसे होंगे? मान लीजिए अब ट्रांसफरर कंपनी के जनरल रिजर्व 15 लाख के थे। रूल क्या बताया मैंने कि ट्रांसफरी कंपनी उस जनरल रिजर्व को भी ले लेगी, लेकिन क्योंकि हम 10 लाख रुपए फालतू दे रहे हैं तो ये 10 लाख रुपए 15 लाख में से कट जाएंगे, तो ये जनरल रिजर्व में एडजस्टमेंट कितने रुपए की रह जाएगी? 5 लाख। कैसे हुआ? क्या बता रहा हूं मैं कि जनरल रिजर्व लेने थे 15 लाख के, ओके, जनरल रिजर्व 15 लाख लेते हैं। हमने वर्किंग नोट बनाया, हमें पता चला यार 40 लाख दे रहे हैं, सामान सिर्फ 30 लाख का है, तो 10 लाख फालतू दे रहे हैं। ये फालतू किस में से कटेंगे? जनरल रिजर्व में, ताकि बैलेंस बराबर हो सके। फिर समझिए कि 40 लाख रुपए दे रहे हैं और शेयर आ गए 50 लाख के, तो ये तो 10 लाख प्लस के हो गए, ये तो फायदा हो गया। तो भैया जो 15 लाख का जनरल रिजर्व था वो कितने का बन जाएगा? 25। 15 का तो जनरल रिजर्व ले रहे हैं, 10 लाख रुपए फालतू और आ गए, तो वो जनरल रिजर्व की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि परचेज कंसिडरेशन और शेयर कैपिटल की तुलना की जाएगी। कम हुए तो जनरल रिजर्व या सरप्लस लेस हो जाएगा, और अगर फायदा है तो वो रुपए जनरल रिजर्व या सरप्लस के अंदर ऐड कर देंगे, जैसी भी कंडीशन। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। आप इसको बार बार देखिएगा, इट्स वेरी सिंपल। थर्ड देखिएगा, अब हम पैसे दे देते हैं, फारिग करते हैं बस। ट्रांसफर कंपनी का जो लिक्विडेटर होगा उसको कर दो डेबिट। अरे ये क्रेडिट हुआ था ना, अब लिक्विडेटर को डेबिट कर दो। क्या क्या दे दे? एक तो शेयर कैपिटल दे देती है ट्रांसफर कंपनी खुद की, और एक जो बचा होगा उसको नकद दे देगी। दैट्स इट, इट्स सो सिंपल। याद कीजिएगा। अब आप वो पॉइंट जो मैंने यहाँ साफ किया था, 7वां पॉइंट, रियलाइजेशन का खर्चा उसने देने की बात की थी ना, ट्रांसफरी कंपनी बोली मैं दे दूंगी, चलो दो जी, अब दीजिए आप। तो ट्रांसफरी कंपनी जो खर्चा देगी वो उसके जनरल रिजर्व में से दिया जाएगा। ट्रांसफरी कंपनी रियलाइजेशन का खर्चा देगी
जो हमने बात की थी तो वो किस में से दिया जाएगा, जनरल रिजर्व। ये एंट्री आपने ध्यान रखना है। पांचवी एंट्री में बिजनेस चलाने के, जब कोई नया बिजनेस स्थापित किया जाता है तो कुछ खर्चे किए जाते हैं फ्रेंड्स, उसको प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस बोलते हैं। तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस का भुगतान नई कंपनी करेगी जो कि ट्रांसफरिंग कंपनी होगी, उसको बोलेंगे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस टू। ध्यान दीजिए रूल क्या है, 1 साल के अंदर अंदर प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ कर दिया जाता है। तो हमने इन प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करना है दोस्तों, और ये राइट ऑफ किस में से होंगे, या तो जनरल रिजर्व में से या फिर सरप्लस में से। इन प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को आपने 1 साल के अंदर अंदर राइट ऑफ करना है। तो ये है फ्रेंड्स आपकी सारी जनरल एंट्रीज। क्या बताया, बिजनेस परचेज कर लीजिए, सारी संपत्ति दायित्व ले लीजिए, रिजर्व भी लेने हैं और वो तुलना करनी मैंने सिखाई है आपको। फिर आप उनका भुगतान कर दीजिए, रियलाइजेशन के खर्चे दे दीजिए, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस का भुगतान कर दीजिए और प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ कर दीजिए जनरल रिजर्व या सरप्लस में। तो मैं एक बार ये वाला साफ कर रहा हूं फ्रेंड्स। ये हो गया फ्रेंड्स आपका मर्जर का केस। अब मैं ले चलता हूं परचेज के केस में। वेरी सिंपल, फर्स्ट एंट्री सेम कौन सी, बिजनेस खरीदार टू लिक्विडेटर। चलिए मैं लिख देता हूं आप लोगों के लिए, क्या है, बिजनेस परचेज डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ ट्रांसफर। डन, फर्स्ट एंट्री डन। नंबर 2 एसेट्स ले लीजिए, सेम एंट्री चल रही है, सन्ड्री एसेट्स डेबिट टू सन्ड्री लायबिलिटीज टू परचेज कंसीडरेशन। बस इसमें कोई रिजर्व एंड सरप्लस की एंट्री नहीं कर। देखिए एसेट्स लायबिलिटीज परचेज कंसीडरेशन ये चीजें इसमें लेके नहीं आनी। परचेज के केस में रिजर्व्स ट्रांसफर नहीं होंगे, सिर्फ एक रिजर्व ट्रांसफर होगा, उसका नाम है स्टैट्यूटरी रिजर्व, वो मैं बताऊंगा थोड़ी देर। ये वो एंट्री है जब आपने अकाउंट्स सीखा था तब उसके अंदर बेसिक एंट्री थी। वो क्या थी, अगर आपके पास लाइब्रेरी साइड का जोड़ ज्यादा आ जाता है, क्रेडिट आइटम ज्यादा जोड़ा जाता है, तो बचा हुआ बैलेंस किसमें चला जाएगा, गुडविल में। ये दूसरे की दूसरी देख लो, दोबारा से देखिए प्लीज। सन्ड्री एसेट्स डेबिट टू सन्ड्री लायबिलिटीज टू परचेज कंसीडरेशन। अब अगर सन्ड्री एसेट्स ज्यादा है तो बचा हुआ किसमें जाएगा, कैपिटल रिजर्व में। आई होप ये वाली एंट्री आप लोगों को ध्यान थी। तो ये है फ्रेंड्स आपकी दूसरी एंट्री। दिस इज वेरी सिंपल इन कंपैरिजन टू दिस वन, क्योंकि इसमें हमने कंपैरिजन करना था और इसके अंदर हमने कुछ नहीं करना। इधर का जोड़ ज्यादा है तो गुडविल में, इधर का जोड़ ज्यादा है तो किसमें आएगा, कैपिटल रिजर्व। थर्ड एंट्री सेम में क्या है, लिक्विडेटर ऑफ ट्रांसफर कंपनी को पैसे दे दो। क्या पैसे देने हैं, नगद या शेयर्स, दैट्स इट। चौथी एंट्री बेटा, जनरल रिजर्व से रियलाइजेशन का खर्चा हमने किया था, इसके अंदर हम जो करेंगे रियलाइजेशन के खर्चे को राइट ऑफ करना है जो हम लोगों ने, इसके लिए हम जनरल रिजर्व की मदद नहीं लेंगे फ्रेंड्स। इसके अंदर हमारे पास या तो ये जो आया था ना कैपिटल रिजर्व, और या फिर हमारे पास गुडविल। तो जो रियलाइजेशन का खर्चा किया जाएगा वो गुडविल या कैपिटल रिजर्व में से दिया जाएगा टू बैंक। ध्यान दीजिएगा क्या बताया मैंने, जब मर्जर का केस होगा तो वो जनरल रिजर्व में से दिया जाएगा, और जब वो परचेज का केस होगा तो रियलाइजेशन के खर्चे गुडविल या कैपिटल रिजर्व में से कवर किए। 5वें नंबर पे वही प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये वाली एंट्री मैंने बताई थी आपको। और इसके बाद मैंने क्या एंट्री बताई थी कि आपने राइट ऑफ करना है। राइट ऑफ किस में से करना है, जनरल रिजर्व में से, सरप्लस में से, टू प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को 1 साल के अंदर अंदर राइट ऑफ करना ही होता है जिस साल वो इंकर हुए। तो फ्रेंड्स ये वाली एंट्री मैंने यहाँ पे साफ की थी क्योंकि ये एंट्री दोनों में ही आनी है। तो फ्रेंड आप लोगों ने सारी एंट्री सीखी, सेम एंट्रीज है, पहली, तीसरी, चौथी में जनरल रिजर्व में जहां गुडविल या कैपिटल रिजर्व आएगा रियलाइजेशन खर्चों में, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस सेम आएंगे, राइट ऑफ सेम होगा, केवल ये दूसरी एंट्री में चेंज है। आई होप फ्रेंड्स आप सबको ये बातें समझ में आ गई होगी। एक अंतिम एंट्री में कराने जा रहा हूं और इसके लिए मैं थोड़ा सा बोर्ड यहां से साफ कर रहा हूं फ्रेंड्स। इस केस मर्जर के केस, परचेज के केस में एक एंट्री करनी है आप लोगों ने, अमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टैट्यूटरी रिजर्व, वैधानिक रिजर्व। देखिए फ्रेंड्स मैंने आपको बताया इसमें सारे रिजर्व ट्रांसफर होंगे,
इसमें कोई रिजर्व ट्रांसफर नहीं होगा, केवल एक स्टैट्यूटरी रिजर्व ट्रांसफर होगा, क्योंकि ये कंपनी एक्ट का जो है रूल है कि जो वैधानिक कोष है उसकी आइडेंटिटी बना के रखनी है, जितने का वो है उतने का उतना। तो स्टैट्यूटरी रिजर्व के नाम 3 नाम दिए हुए हैं आपको, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, डेवलपमेंट अलाउंस रिजर्व, एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व। ये आपकी बुक में है फ्रेंड्स। ये तीनों प्रकार के रिजर्व स्टैट्यूटरी रिजर्व माने जाते हैं। तो एक अंतिम एंट्री ये होगी, अमलगमेशन एडजस्टमेंट टू स्टैट्यूटरी रिजर्व। क्या करना होगा, इस रिजर्व को तो हम ले जाएंगे रिजर्व एंड सरप्लस में, और ये जो अमलगमेशन एडजस्टमेंट होगा ये हमारा नॉन करंट एसेट्स का पार्ट बन जाएगा, अदर नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स में किसमें चला जाएगा, अदर नॉन करंट एसेट। इसके बाद हम लोगों ने बैलेंस शीट बनानी है। मर्जर के केस की बैलेंस शीट अलग बनेगी फ्रेंड्स, परचेज के केस की बैलेंस शीट अलग बनेगी। और आई होप कि आपको ये सारा थ्योरेटिकल कंसेप्ट समझ में आए। इस लेंथी लेक्चर नाउ, और ये आप पढ़िएगा प्लीज जर्नल एंट्री। इसमें पूरा लेक्चर लग गया, मुझे उम्मीद थी कि शायद मैं एक सम करा पाऊँ, लेकिन यू कैन अंडरस्टैंड कि जर्नल एंट्री जब इतना टाइम कंज्यूमिंग है, तो जब मैं आपको पहला सम कराऊंगा दैट विल आल्सो टेक सम टाइम। लेकिन अगर आपको जनरल एंट्री समझ में आ जाती है तो वो क्वेश्चंस बहुत आसान होने वाले हैं। आई होप आपको ये समझ में आया हो। आप इसको पढ़िएगा, देखिएगा। विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर विद द प्रैक्टिकल सम्स। थैंक यू वेरी मच।